नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। रविंद्र चौबे मंत्री जो है छत्तीसगढ़ शासन में, उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अलग अलग तरीके से प्रदेश की धान खरीदी को बाधित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने भी कहा कि बारदाने की कमी इसका एक उदाहरण है। नहीं है, हम तो सार्वजनिक स्वीकार कर रहे हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को प्रभावित करने की जो साजिश की जा रही है, उसके कारण हमने किसानों के पुराने बारदाने में धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। और इसलिए जहां जिन सोसाइटियों में हमारे पास उपलब्धता है वहां हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी किसान प्रथम दिन से ही पुराने बारदाने में धान ला सकते हैं, ये हमने सार्वजनिक तौर पे कहा है। इधर कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक आज राजीव भवन में आयोजित की गई थी, जिसमें आने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर के नामों पर चर्चा की गई है। मोहन मरकाम जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने CTV7 से चर्चा करते हुए बताया कि ऐसे नामों को जल्द फाइनल किया जा रहा है जहां से सिर्फ सिंगल नाम आ रहे हैं, यानी अगर किसी वार्ड से केवल एक ही नाम सामने आ रहा है तो उसे तत्काल फाइनल किया जा रहा है, और जहाँ पर 2 या 3 नाम है, उससे अधिक नाम है, उसके लिए विचार विमर्श किया जा रहा है और जिसका सबसे ज्यादा जनाधार होगा उसे ही पार्टी टिकट देगी। उन्होंने ये भी कहा कि जीतने वाले प्रत्याशियों को ही कांग्रेस इस बार टिकट देना चाहती है, क्योंकि बेहतर परिणाम इस बार उनके झोली में ही आएंगे। उन्होंने मीडिया से चर्चा की और अपने जीत का दावा किया। प्रदेश चुनाव समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई है, जिसमें हमने 15 नगरीय निकायों के पर्यवेक्षक और वहाँ के जिला संगठन के पदाधिकारियों से हम नाम मांगे हैं। उन नामों पर विचार होगा। अगर सिंगल नाम होंगे तो उनमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुहर लगेगी और जो पैनल में नाम आए होंगे उन नामों पर विचार किया जाएगा। कोशिश किया जाएगा अधिकतर नगरीय निकायों में आज नाम फाइनल हो जाए, ताकि 3 तारीख तक जो नामांकन है उस नामांकन से पहले सभी नामों पर फाइनल हो जाए। और आज की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी आदरणीय डॉक्टर चंदन यादव साहब भी आज बैठक में शामिल होंगे और चुनाव समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे और आज हम लोग पूरा कर लेंगे। और घोषणा पत्र समिति की भी कल बैठक हुई थी, क्या क्या सिफारिश की है उन बातों को भी हम PCC पहले देखेगी, उसके बाद अंतिम मुहर लगाएगी। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की भी महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी एकात्म परिसर में। प्रभारी जितने पार्टी के जनप्रतिनिधि थे उन्होंने इस पर चर्चा की है। उन्होंने बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि लगभग सभी नाम फाइनल हो चुके हैं और 2-1 दिन में उनकी घोषणा कर दी जाएगी। हमको बता दें कि 3 तारीख की संभावित तिथि है जिसमें नामों की घोषणा की जाने की बातें कही जा रही हैं। नगर निगम के लिए प्रत्याशियों के नामों की लगभग तय हो गया है और मुझे लगता है अगले 1-2 घंटे में उसकी घोषणा हो जाएगी। मापदंड में क्या रखेंगे विशेष? मापदंड जीतने का मापदंड है और जीतने के मापदंड के आधार पर पूरे 40 वार्डों के प्रत्याशी सर्वसम्मति से तय हो गए। नहीं, अभी राजनीति प्रदेश की कुछ एक स्थानों बदलते दिखी है, कुछ क्षेत्रीयवाद भी है। देखिए, सभी प्रकार के समीकरण चुनाव जीतने के लिए जितनी आवश्यकताएं होती हैं उन सब आवश्यकताओं को पूरा करते हुए प्रत्याशियों का चयन किया गया है। जनता कांग्रेस के जो ओम प्रकाश देवंगन और लोग कैसे देखते हैं जो कि कांग्रेस थी? ऐसा है, पहले भी वो कांग्रेस की बी टीम रही, आगे भी कांग्रेस की बी टीम रहेगी। रेडी टू ईट मील का काम अब ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा किया जाएगा, जिससे छत्तीसगढ़ की हजारों महिलाएं बेरोजगार हो जाएंगी। ऐसे कई स्व सहायता समूह हैं जिनके सामने अब रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि महिला विरोधी कांग्रेस है, इसलिए इस तरह के निर्णय ले रही है और वो निजी लाभ कमाना चाहती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में इस तरह के स्व सहायता समूह बनाए गए थे, ताकि प्रत्येक ग्राम में महिलाओं को रोजगार मिल सके और खाना बना करके वो उसकी क्वालिटी पर भी नियंत्रण रख सके। लेकिन मौजूदा सरकार द्वारा रेडी टू ईट वाले मील को अब प्राइवेट संस्थानों को ठेके पे दिए जाने और ऑटोमेटिक मशीनों द्वारा बनाए जाने से इन महिलाओं के सामने रोजी रोटी की समस्या खड़ी हो गई है। उन्होंने इस संबंध में राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर को सौंपा है और बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगे बताई। पूर्व में भाजपा की सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बनाने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में रेडी टू ईट पोषण आहार जो दिया जाता है उसके संचालन के लिए महिलाओं स्व सहायता समूह को संचालित करने के लिए दिया गया था।
और अभी की जो पूर्ववर्ती सरकार है, जो कि महिला विरोधी सरकार है, उन्होंने महिलाओं को बेरोजगार कर दिया है। अभी जो रेडी टू ईट पोषण आहार है, उन्होंने अपने निजी फायदे के लिए निजी संस्था को अनुबंधित कर दिया है, जिससे हमारी महिला समूह की स्व सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो गई है। और इस तरह की हरकतें कांग्रेस सरकार हमेशा करते रहती है, क्योंकि वह महिला विरोधी है। और हम भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला महिला मोर्चा की सभी बहनें इसका विरोध करते हैं। और आज हम सभी कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं राज्यपाल के रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। अपनी 8 सूत्री मांगों को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया। उनका कहना है कि उनके वेतनमान में बढ़ोतरी होना चाहिए, साथ ही साथ मोबाइल द्वारा कई सारे कार्यक्रम कराए जा रहे हैं और उनके डाटा को इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन मोबाइल के लिए कोई भी अतिरिक्त चार्ज उन्हें नहीं दिया जा रहा है। ये खर्च उन्हें स्वयं वहन करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि सीधी भर्ती पर भी जो उन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अलावा चिकित्सा खर्च, पेंशन और ग्रेच्युटी भी उन्हें प्रदान की जाना चाहिए। इस संबंध में सरिता पाठक ने CTV 7 से चर्चा की और अपनी बातें रखी। आज हम संभागीय स्तर का धरना दे रहे हैं यहाँ पर, और आज की हमारी मुख्य मांगे हैं शासकीय कर्मचारी घोषित करना, जीने लायक वेतन देना, पेंशन ग्रेच्युटी देना, सुपरवाइजर भर्ती में कार्यकर्ता को बिना शर्त के 100% लेना, सहायिका बहनों को कार्यकर्ता पद पर 25% को हटा के लेना और चिकित्सा भत्ता देना। और जब तक मोबाइल और नेट खर्चा ना दिए तब तक के मोबाइल में कोई काम हमसे ना लिया जाए। इस तरह हम अपनी 8 मांगे लेकर आज यहाँ पर अपनी धरना रैली कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट CTV 7 रायपुर। ऑल इंडिया DSO द्वारा आज 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है। स्कूली शिक्षा में सुविधाओं की बढ़ोतरी की मांग की गई है, साथ ही साथ कॉलेज स्तर की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें भी सीटों को बढ़ाने की मांग इनके द्वारा की जा रही है। आज अपने धरना प्रदर्शन के दौरान उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग की है कि नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसका वो विरोध करते हैं। उनका ये भी कहना था कि अभी मौजूदा हालात ऐसे हैं कि बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्रावास की सुविधा तक नहीं है और बहुत सारे छात्र कट ऑफ के चक्कर में ही बाहर हो जाते हैं और उन्हें प्रवेश नहीं मिलता है। उन्होंने CTV 7 से चर्चा की और अपनी मांगे बताई। आज हमारे छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO के द्वारा शिक्षा में जो तमाम दिक्कतें हैं, छात्रों को जो झेलनी पड़ रही हैं, लगातार हम लोग देख रहे हैं कि कॉलेजों में सीट एकदम कम है। जितने छात्र एडमिशन के लिए आते हैं उससे भी कम छात्रों को प्रवेश मिल पाता है और बाकी लोगों को वापस भेज दिया जाता है, जिसके कारण बहुत सारे छात्र, आधे से भी ज़्यादा छात्र शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। इसी प्रकार छात्राओं के ऊपर लगातार दिन दहाड़े अपराध की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं दिखाई दे रही हैं। ऐसी स्थिति में ये तमाम जो समस्याएं हैं छात्रों की, इसके खिलाफ हमारा छात्र संगठन ऑल इंडिया DSO पूरे देश भर में और छत्तीसगढ़ राज्य में भी लगातार आंदोलन कर रहा है। इसी आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए आज 30 नवंबर को हमारे छात्र संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन व रैली की जाएगी। और इसी प्रकार अगर हमारी मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं की गई तो हमारा छात्र संगठन उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होगा। केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार विजय कुमार राजधानी रायपुर पहुंचे हुए हैं। उन्होंने यहां पर DGP से मुलाकात की। इसके बाद हुई एक बैठक में उन्होंने नक्सल मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की है और छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्ति की ओर किस तरीके से आगे बढ़ा जाए इसकी रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में सभी वरिष्ठ अधिकारियों को शामिल किया गया था। IB के अधिकारी भी इसमें शामिल हुए थे और अलग अलग विंग के अधिकारियों को इसमें रखा गया था और सभी ने नक्सल मामलों पर विस्तार से इनके सामने रिपोर्ट पेश की है, जिसके आधार पर रणनीति तैयार की जा रही है। बाद में अधिकारियों ने मीडिया से चर्चा कर इस बैठक का मसौदा बताया। आज बेसिकली जो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, विशेषकर बस्तर, वहाँ पे नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन चल रहे हैं उसकी क्या स्थिति है और आगे उसके लिए क्या रणनीति बननी है, उसके बारे में समीक्षा की गई। और आगे के लिए जो 3-4 महीने हैं उसके लिए अपना स्ट्रेटजी क्या होगा, उसके लिए हम सभी लोगों ने मिलकर बैठ के और रणनीति बनाई और उसके अनुरूप कार्य करेंगे। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ पुलिस नक्सल क्षेत्र में अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। सर, इसमें एक बात और आई थी कि अभी इस संबंध में हमारे पास कोई अगर प्रस्ताव इस तरह का कोई विचार आएगा तो नेचुरली उस पर हम लोग विचार करेंगे। अभी हमारे पास कोई ऐसा प्रस्ताव तो आया नहीं।
सर केंद्र कुछ फोकस कर रही है क्या? केंद्र को लेकर केंद्र और राज्य आप लोगों ने कोई डिमांड की हो और उनका कुछ क्राइटेरिया? आपने बताया कि हमारे पास ऐसा कोई प्रस्ताव आएगा तो डेफिनेटली उसको विचार किया जाएगा। हैप्पी होम सोसाइटी में चोरी करने वाला अखिलेश बंगोलिया को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सूने मकान को यह निशाना बनाता था और यहां पर हाथ साफ कर लेता था। पुलिस ने इससे चोरी का माल भी बरामद किया है। यह घटना न्यू राजेंद्र नगर थाना के अंतर्गत हुई है, जिसमें सूने मकान का ताला तोड़ करके चोरी करने के आरोप में अखिलेश बंगोलिया सहित कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी अखिलेश बंगोलिया कार, एक्टिवा और मोटरसाइकिल में घूम घूम कर रेकी करता था और बंद ताले मकान को ढूंढकर अपना निशाना बनाता था। आरोपी स्वयं की पहचान छुपाने के उद्देश्य से सीसीटीवी कैमरा का डीवीआर भी चोरी करके ले जाया करता था, जिसकी वजह से इन्हें ढूंढ पाना काफ़ी कठिन होता जा रहा था। लेकिन आखिरकार न्यू राजेंद्र नगर थाना ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने मीडिया को इस चोरी के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। नगर थाना क्षेत्र में 21 नवंबर को एक चोरी की घटना हुई थी, जिसमें प्रार्थी डॉक्टर रामचंद्र रामटेके जो पशु चिकित्सा महाविद्यालय अंजोरा में शासकीय सेवा में है, उनके यहाँ चोरी की घटना हुई थी। दिन में चोरी की घटना हुई थी। ये पूरे परिवार सहित ऊर्जा पार्क घूमने के लिए गए थे। जब वापस आए तो इनके घर का ताला वाला टूटा हुआ था और घर से एक छोटी तिजोरी नुमा बॉक्स जो भी वो भी गायब था। 2 लाख रुपए नकद और लगभग 8-9 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए थे। इसमें चूँकि बड़ी चोरी हुई थी, हमारी साइबर सेल की टीम भी इन्वॉल्व हुई थी इसमें, और थाने की टीम इसमें लगातार 8-10 दिन तक मेहनत करके इसमें चोरी का खुलासा किया है। इसमें अलग अलग सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी एनालिसिस किया इन्होंने। इस बीच में इनको जानकारी मिली कि अखिलेश कुमार बंगोलिया नाम का एक व्यक्ति है जो पूर्व में भी चोरी का आरोपी रहा है। उसको घटनास्थल के आसपास घूमते हुए देखा गया है, तो उससे फिर पूछताछ इन्होंने शुरू किया और उससे जब ठीक से पूछताछ की गई तो उसने चोरी करना कबूल किया। उसने एक अन्य अपने साथी आरोपी नारायण यादव के साथ मिलकर चोरी करना कबूल किया और इसके कब्जे से लगभग चोरी के सभी मसरूका को बरामद कर लिया गया है। लैपटॉप और कुछ डीवीआर वगैरह बरामद नहीं हो पाए हैं, बाकी सभी मसरूका बरामद कर लिया गया है। CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।